गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा पीवाईक्यूज का नेक्स्ट लेक्चर है जहां हम डिस्कस करने वाले हैं रीनेट 2024 के अगले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक जितने भी हमारी 9-10 क्लासेस हो चुकी है पीवाईक्यूज की, वो सारी आपको समझ में आई होगी। हर चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने क्वेश्चंस को सोल्व करने का आपको बताया है, उसके अलावा जो भी तरीका हम यूज करें कि साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, जो भी टॉपिक हमारे नोट्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और साथ ही मैंने आपको दिखाया कि कितने सारे क्वेश्चन, लगभग 70 से 80 क्वेश्चन हमारे नोट से डायरेक्ट आ रहे हैं। चाहे वो दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ हो या फिर अभी रीनेट हुआ हो रिसेंट 2-3 महीने पहले, तो कितने सारे क्वेश्चन हमारे वहां से डायरेक्ट बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं 5-10 क्वेश्चन जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट स्टिल 70 से 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, और 10 क्वेश्चन तो हमारे कंप्रीहेंशन से ही आते हैं, जो कि बहुत इजी आता है। ठीक है, तो 20 नंबर तो फ्री फंड के हो जाते हैं सबके। ठीक है, तो जिनका कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस अच्छी है कि इतना इजी आता है कि वो तो 10 मिनट का काम है, 10 क्वेश्चन, तो अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 20 नंबर तो वहां से कवर हो जाते हैं। एंड आई होप सबके आ ही जाते हैं वो 20 नंबर, क्योंकि बहुत इजी आता है पिछले 2 साल से तो कॉम्प्रीहेंशन। उसके अलावा मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हर टॉपिक आपको, हर सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं आपका कोई डाउट है कोई टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को अभी भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल ज़रूर करें। ईमेल आपको इस वीडियो के पिन कमेंट पर पता चल जाएगा, और जो नोट्स की फीस है वो भी आपको पिन कमेंट पर पता चल जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को मॉक टेस्ट परचेज करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, और फैमिली लॉ के, जूरिस्प्रूडेंस के और आईटी एक्ट के, तो इन 5 सब्जेक्ट के हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो इन मॉक टेस्ट की फीस भी आपको पिन कमेंट से पता चल जाएगी। हर बच्चे के पास ये मॉक टेस्ट तो होने ही चाहिए, क्योंकि इन मॉक टेस्ट के अंदर हमने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जिनके 90 to 95% चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, और बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम के पैटर्न हो गया है उसके अकॉर्डिंग। ट्रिकी क्वेश्चंस भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो ये मॉक टेस्ट तो सारे बच्चों को परचेज करना है, तो इसके लिए हमें ईमेल जरूर करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, जहां हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। एक सेकेंड दो। हमने क्वेश्चन 87 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसकी आईडी है 3257। इस क्वेश्चन की आईडी है, और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल डिसीजंस आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का टॉपिक हमने किया था इन्वायरमेंट लॉ के अंदर, वहां से है, लेकिन क्या क्या केसेस दिए गए हैं हम देखते हैं। स्टेराइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2013 का केस है। ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है। एक्चुअली इस केस के अंदर एक कॉपर स्मेल्टिंग जो प्लांट था वो इन्वॉल्व था तमिलनाडु का, जहां हाई कोर्ट ने इस प्लांट को बंद करने का आदेश दे दिया था। तो फिर जब अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस प्लांट के ऊपर 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाता है। ठीक है, लेकिन इस प्लांट को कंटिन्यू, मतलब चलने के लिए कह देता है कि आप, ठीक है, आपका प्लांट कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं होगा, लेकिन आपको 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आपको पता हो तो इन्वायरमेंट लॉ के अंदर जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड केसेस होते हैं, वहां पर एग्जाम्पलरी डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ी थी इस प्लांट को। तो ये केस हमारा स्टेराइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से है। तो जहां ए नहीं है पहले तो वो ऑप्शन काट दो भाई साहब, सब जगह ये दे रखा है, 4th ऑप्शन नहीं है बस हमारा। उसके बाद आता है बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस नहीं पता। उसके बाद दीपक कुमार आएगा यहाँ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, ये केस भी नहीं पता। उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस MOEF का केस है, ये भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड केस है। ये हमारा 2016 का केस है। कब का केस है? 2016 का। तो ए और डी भी होना चाहिए, तो 3rd ऑप्शन में ए और डी नहीं है।
तो अब हमें देखना है बी और सी में से कौन सा इंक्लूड होगा। एक बार चेक करते हैं, हम गूगल का सहारा लेते हैं। वैसे गूगल पे कैसे पता चलेगा कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है। आंसर की देखते हैं। आंसर की में क्वेश्चन की आईडी क्या थी? 3257। इसका आंसर है भाई पहला, यानी ACD इसका पहला आंसर है। यानी बी है जो ये बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड केस नहीं है। तो अब जहां इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का टॉपिक आपने किया है तो वहां ये केस लिख लेना, दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। बाकी और ए और बी डी का ये केस लो। तो ये तीनों केस हमारे उस टॉपिक के साथ आप इंक्लूड कर लेना। ये केस है कब का? दीपक कुमार का केस। एक सेकेंड, दीपक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये है 2012 का केस। कब का केस है दीपक कुमार का केस? ये है 2012 का केस। ठीक है, तो ये तीनों केस आप याद रखना, हमारे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये केसेस आप अपने टॉपिक के साथ इंक्लूड कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3226। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ IPR इज रिगार्डेड एज कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कौन सा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको कम्युनिटी प्रॉपर्टी समझा जाता है। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन नहीं है हमारा, कॉपीराइट भी नहीं होता है, इसे एक पर्सन पे एक्सक्लूसिव राइट होता है, पेटेंट भी नहीं होता, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? इसको एज अ समझा जाता है एज अ कम्युनिटी प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जिसकी आईडी है 3204। क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं है, इन द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स और मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, जो कि 1990 में हुई थी। तो इस कन्वेंशन में पूछा है कि 3-4 टर्म दे रखी है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी टर्म है जो इस कन्वेंशन में डिफाइन नहीं की गई थी। ठीक है, तो पहले मैं लिखवा देती हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स इस कन्वेंशन में डिफाइन की गई थी, उसके बाद देखते हैं कौन सी टर्म बचती है। तो नोट्स में लिखो, हमारी कन्वेंशन है इंटरनेशनल कन्वेंशन on the protection of the rights of all migrant workers and members of their फैमिली। कब की है ये? 1990 की। डिफाइंस सेवरल टर्म्स इंक्लूडिंग, कौन कौन सी टर्म डिफाइन करती है ये कन्वेंशन? पहला माइग्रेंट वर्कर्स, ऑफ कोर्स ये तो है ही उससे रिलेटेड, तो इस टर्म को भी डिफाइन किया गया है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स होंगे उनकी मेंबर्स ऑफ द फैमिली को डिफाइन किया गया है। थर्ड जो टर्म है वो है फ्रंटियर वर्कर्स, इस टर्म को भी इसमें डिफाइन किया गया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होगा सीजनल वर्कर, को भी इसमें डिफाइन किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है सी फारर को इसमें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट टर्म है वर्कर ऑन एन ऑफशोर इंस्टॉलेशन। इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है इटिनेरेंट वर्कर्स को डिफाइन किया गया है। और लास्ट टर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये टर्म्स है जो इस कन्वेंशन के अंदर डिफाइन की गई है। आई होप आप ये अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लेना। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में कौन कौन सी टर्म्स दी गई हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन टर्म्स में से कौन सी टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। हमने देखा माइग्रेंट वर्कर को तो डिफाइन किया गया है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को डिफाइन नहीं किया गया है, सीजनल वर्कर को डिफाइन किया है, फ्रंटियर वर्कर को डिफाइन किया है। तो सेकंड इज द हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। और ये जो नोट्स मैं आपको साथ में बनवा रही हूँ जो हमारे नोट्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इन्हें आप अलग से लिखते रहिए या फिर जहां पर भी टॉपिक है वहां पर इंक्लूड करते रहिए ताकि आप रिलेट करके चीजों को पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 3236 जिसकी आईडी है। और क्वेश्चन बात करता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स एज पर द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूके पार्लियामेंट। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का क्वेश्चन है ये, और ये जो है हमारे नोट्स में इंक्लूड नहीं है। तो मैं ये लिखवा देती हूँ क्या प्रोसेस है, उसके बाद आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेप्स हैं। सो फॉलोइंग स्टेप्स एज पर द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूके पार्लियामेंट। ठीक है, पहला इसमें लिखो स्टेप होगा फर्स्ट रीडिंग। सेकंड स्टेप है सेकंड रीडिंग। थर्ड स्टेप है कमिटी स्टेज। फोर्थ स्टेप है रिपोर्ट स्टेज। फिफ्थ स्टेप है हमारा थर्ड रीडिंग। सिक्स्थ स्टेप है हमारा कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट। कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट्स। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा रॉयल एसेंट्स। तो ये 7 स्टेप की प्रोसेस है जो यूके पार्लियामेंट में लॉ को बनाने से रिलेटेड यूज होती है। और ये सातों स्टेप आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होने चाहिए। ठीक है, आई होप आप अपने जो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के नोट्स है वहां पर इसे इंक्लूड कर लें। और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। सो क्वेश्चन में कह रहा है पहला ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग, यानी पहले और दूसरे ऑप्शन को साथ में मिला दिया। तो पहला ऑप्शन तो ये होगा, यानी ए हमारा सबसे पहले लिखा है। रॉयल एसेंट हमारा लास्ट में है हमने देखा, तो बी लास्ट में होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट बी से पहले था हमारा ये स्टेप, तो बी से पहले होगा ये। कमिटी स्टेज और रिपोर्ट स्टेज, तो कमिटी स्टेज हमारा क्या था, पहले था, फिर उसके बाद रिपोर्ट स्टेज था। तो ADECB देखो कहां पर दिया गया है।
ए ई है, ये नहीं है। ए डी सी ई है, ये भी नहीं है। ए डी ई सी बी, तो थर्ड क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो नोट्स थे इससे रिलेटेड हमारे जो हमने नोट्स बनवाए हैं कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के, वहां पर इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए आप ये जो यूके पार्लियामेंट में क्या लॉ मेकिंग प्रोसेस यूज होती है, क्या क्या स्टेप्स है उसके, जो ये 7 स्टेप है आपको याद होने चाहिए, जिसमें पहला है फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद सेकेंड रीडिंग है, उसके बाद कमिटी स्टेज आती है, उसके बाद रिपोर्ट स्टेज आती है, उसके बाद थर्ड रीडिंग आती है, उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट आता है और फिर रॉयल एसेंट आती है। तो ये 7 स्टेप है जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है हमारी 3200। क्वेश्चन है हमारा, विच काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर ट्रेडमार्क। कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो ट्रेडमार्क है उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल है। पहली तो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन अलोन। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन तो है ही जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की मिली हुई है, कि अगर कोई भी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट करेगा, यानी जो रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क उनकी इन्फ्रिंजमेंट करेगा तो उसके लिए तो ये तो स्टैट्यूटरी है, हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है जो। बट कॉमन लॉ प्रोटेक्शन, कॉमन लॉ भी मिली हुई है। देखो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा ट्रिकी बना रखा है, लेकिन है हमारे नोट से ही, बिल्कुल डायरेक्ट नोट से पूछा हुआ, लेकिन पढ़ने वाला सोचेगा पता नहीं क्या बना रखा है। देखो कॉमन लॉ प्रोटेक्शन भी है हमारे पास। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पासिंग ऑफ है, जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अगर कोई यूज करता है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा पासिंग ऑफ कहलाता है। ठीक है, और पासिंग ऑफ मैंने बताया था कॉमन लॉ रेमेडी है। क्या है, कॉमन लॉ रेमेडी बताया था मैंने, करवाया था ना। तो दोनों ही है हमारे पास, तो दोनों इंक्लूड होगी, बोथ स्टैट्यूटरी एंड कॉमन लॉ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अंडर ट्रेड एंड मर्केंडाइज एक्ट। हमारा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो मतलब है नोट से, लेकिन थोड़ा ट्रिकी बना रखा है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखो जैसे मैंने ट्रेडमार्क एक्ट से रिलेटेड आपको प्रोटेक्शन तो करवाई हुई है, तो वहां पे देखो मैंने क्या क्या आपको बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखो फिर चीजों को, वैसे आपके क्वेश्चन सोल्व होते हैं ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि ये क्वेश्चन हमारे नोट से ही है, बस आपको कैसे चीजों को यूज करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक दो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो हमारा अगला क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3246। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अगेन हमारा कॉन्स्टी से क्वेश्चन है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आई थिंक लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने बताई थी। ठीक है, तो वो ट्रिक आप याद रख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फंडामेंटल ड्यूटीज से आता ही आता है। और पिछले 1-2 साल से क्या आ रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा जा रहा है। तो उनको कैसे हम इन ड्यूटीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखें, इसकी ट्रिक मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट लेक्चर में आई थिंक करवाई है। आप लास्ट के 1-2 लेक्चर देख लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो ट्रिक याद कर रखी होगी। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। पहला है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, उसके बाद टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर और टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। तो पहली तो हमारी डी आएगी, क्योंकि ये है हमारी 4th फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद हमारा आएगा बी आएगा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ये हमारी 6th फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, डी के बाद बी आएगा। उसके बाद आएगा टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये हमारी 8th फंडामेंटल ड्यूटी है, डी बी सी। और उसके बाद टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, ये हमारी 9th फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो ए, तो डी बी सी ए देखते हैं। डी ए बी सी ये भी नहीं है, ए यहाँ पे तो डी पहले ही नहीं है, डी सी भी दे रखा है तो ये भी नहीं है, तो डी बी सी ये 4th हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कौन से नंबर पर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी आती है। तो आपको ये कैसे याद होगा, जब आपने ट्रिक को यूज किया हुआ होगा।
ठीक है, तो वो ट्रिक सबको याद रखनी है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप जरूर वो लेक्चर देखेंगे और अपनी जो ट्रिक है उसको आपको याद रखना है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो सके। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3252 जिसकी आईडी है। क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन केस ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी से रिलेटेड पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी बात करता है रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, ए ऑप्शन ठीक है। जहां ए नहीं है पहले तो उसको काट दो, बी सी डी, सेकंड ऑप्शन कट गया हमारा। बी पॉइंट कर रहा है दैट नो कंट्रोल ऑफ मास्टर सर्वेंट मास्टर ओवर द मैनर ऑफ डूइंग वर्क, ये ऑप्शन गलत है। मैंने शायद आपको टोट करवाते वक्त ये बताया था कि जो मान लो अपने घर पे ही लगा लो, जिसके घर पे भी सर्वेंट होता है तो जो आप उसको काम बताते हो तो उसको बताते हो ना कई बार कि कैसे कैसे किस तरीके से वो काम करना है, तो मैनर बताते हो किस मतलब किस तरीके से आपको वो काम करना है, मैनर ऑफ डूइंग वर्क तो बताते हो ना। तो बी ऑप्शन कैसे ठीक हो गया, बी तो गलत है। तो जहां जहां बी है पहले तो वो काट दो, ए बी सी ये कट गया, ए सी डी यहाँ नहीं है, ए बी डी फोर्थ कट गया, तो थर्ड हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी क्या कहता है, टोट कमिटेड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो अपने काम के दौरान कोई भी काम गलत काम करता है, कोई टोट कमिट कर देता है, उसकी लायबिलिटी किसकी होगी, मास्टर की होगी, ये तो ठीक है ही। कंट्रोल ऑफ मास्टर ऑन द मैनर ऑफ डूइंग वर्क, ये तो बात ठीक है कि मास्टर का कंट्रोल होता है, वो बताते हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है। तो ए सी डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है 3214 जिसकी आईडी है, और क्वेश्चन कहता है दैट विच एक्शंस आर कवर्ड अंडर द ऑफेंस ऑफ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी अंडर सेक्शन 66E ऑफ द आईटी एक्ट से क्वेश्चन है, जो मैंने बताया था किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आईटी एक्ट के सेक्शन 66E में जो प्राइवेसी का जो ऑफेंस है अगर उसका वायलेशन होता है तो कौन से एक्शन से उसका वायलेशन होगा। तो पहला हमारा दे रखा है नॉन कंसेंशुअल कैप्चर हो, पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस, यानी इंटीमेट इमेजेस को बिना कंसेंट के कैप्चर कर लिया जाए, पब्लिक कर दिया जाए और फिर उसको ट्रांसमिट भी करे लोग, तो वो इसके अंदर होगा, पॉसिबल आंसर लग रहा है। दूसरा नोइंगली ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंटीमेट इमेजेस ओनली, नहीं, ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन के अलावा कैप्चर भी वो होना चाहिए, तो ये तो हमारा गलत है। नॉन कंसेंशुअल पब्लिकेशन ऑफ इंटीमेट नहीं, सिर्फ पब्लिकेशन नहीं, कैप्चर और ट्रांसमिशन भी होना चाहिए, तो ये भी गलत है हमारा। नॉन कंसेंशुअल एंड कंसेंशुअल कैप्चर नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आईटी एक्ट से, और ये सारी चीजें मैंने आईटी एक्ट को करते वक्त आपको समझाई है। ठीक है, कि किस तरीके से जो साइबर क्राइम्स वाला चैप्टर है हमारा लास्ट चैप्टर जो सेक्शन 65 से शुरू होता है, वहां से लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर हमारा जो डेफिनेशनल है क्लोज है वहां से, या जो सेक्शन 3-4 वाला चैप्टर है, या फिर जो कंट्रोलर वाला चैप्टर है वहीं से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको समझाए हैं, तो प्लीज जाकर आईटी एक्ट पूरा देख लेना। और अगर किसी भी बच्चे को आईटी एक्ट के मॉक टेस्ट परचेज करना है तो प्लीज हमें ईमेल करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी हमारे मॉक टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड था। और देखो ये आया हुआ, और ये मॉक टेस्ट मेरे पास तब से है जब से हम ये कर रहे हैं, मैंने तैयारी की थी तब से मेरे पास मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस पड़े हैं। ठीक है, काफी सारे मैंने अभी भी ऐड किए हैं। ओह माय गॉड लाइट, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने अभी भी ऐड किए हैं, बट स्टिल क्या है कि कुछ क्वेश्चंस तो थे मेरे पास उस टाइम भी, और ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। तो इस तरह से आप हमसे मॉक टेस्ट जरूर लो, क्योंकि कई क्वेश्चंस तो वहीं से बनेंगे आपके। ठीक है, और आपका जो लोड है कुछ क्वेश्चंस का, तो 5 सब्जेक्ट का लोड तो वैसे ही कम हो जाएगा, तो वो मॉक टेस्ट जरूर खरीदो सारे बच्चे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई लाइट जा रही है, आई होप थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, आवाज आ रही हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3215। पता नहीं मैं भूत ही ना दिख रही हूँ आप लोगों को। देखो चलो, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ क्लियर एंड फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉग्निशन, हमारा पीआईएल का क्वेश्चन है, बाय अ स्टेट थ्रू ऑफिशियल कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट।
अरे दोबारा पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ क्लियर और फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है, बाय अ स्टेट थ्रू ऑफिशियल कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट के थ्रू जो रिकॉग्निशन होता है उसको, वो कौन सी तरह का रिकॉग्निशन है, ये बात है। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 3 तरह के रिकॉग्निशन होते हैं, एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड और एक कलेक्टिव, ठीक है। कंडीशनल भी होता है मैंने बताया था, लेकिन वो तो कंडीशंस पर डिपेंड होता है, लेकिन 3 मैंने आपको लिखवाए थे, वही क्वेश्चन है ये। देखो, इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन तो मैंने बताया था इन्फेरेंस से कंक्लूड होता है, कलेक्टिव भी मैंने आपको बताया था, एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन मैंने बताया था डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट या ऑफिशियल कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। तो इसका थर्ड आंसर हमारा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हमारे नोट से। और रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द टॉपिक पीआईएल का जहां से क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो प्लीज रिकॉग्निशन का जो टॉपिक है वो जरूर पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, स्पेशली जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, या जो 2-3 केसेस और बताए हैं मैंने, डी फैक्टो डी जुरे हैं, टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन है, थ्योरीज है रिकॉग्निशन की, ठीक है। ये सारी चीजें, डॉक्ट्रिन है रिकॉग्निशन की, जो सारी चीजें मैंने आपको हमारे नोट्स में इंक्लूड करवाई है। तो मुझे उम्मीद है कि वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अभी भी नहीं पढ़ा है तो काफी 2-3 दिन पढ़े हैं तो पढ़ लेना अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3245, हमारा क्वेश्चन है दैट अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, आईएचएल का क्वेश्चन है जो हमारा पीआईएल का ही एक पार्ट है, इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन, ठीक है। केमिकल वेपन कन्वेंशन ये मैंने आपको लिखवाई हुई है, जो कि हुई थी 1993 में। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी नहीं पता कब हुई थी। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, ये भी नहीं पता कब हुई थी। जनेवा कन्वेंशन हमारी 1949 में हुई थी। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये हुई थी हमारी 2017 में। तो 3 हमारी कन्वेंशन है जो हमें पता है। तो सबसे पहले तो डी आएगा भाई, ये सबसे पुरानी लग रही है। जनेवा कन्वेंशन से पुरानी कौन सी ट्रीटी है? जनेवा कन्वेंशन, डी सबसे पहले आएगा। तो पहला ऑप्शन कट गया, तीसरा ऑप्शन कट गया। उसके बाद अगर हमें पता चल जाए आर्म्स ट्रेड ट्रीटी कब हुई है, तब हमारा क्वेश्चन काफी हद तक ठीक सोल्व हो जाएगा। देखो हम करते हैं कब हुई है भाई आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। लेट मी टेक गूगल बाबा सहारा। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, तो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी हुई है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी हुई है 2013 में। ये अडॉप्टेड इन 2013 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स। अपने नोट्स में लिख लेना भाई, जहां हमारे आईएचएल की मैंने कन्वेंशन से लिखवाई थी पीआईएल के टॉप लेक्चर में, तो वहां अपने मैंने ये कुछ कन्वेंशंस के नाम लिखवाए थे। केमिकल वेपन्स है, न्यूक्लियर वाली है, या बायोलॉजिकल कन्वेंशन है, एक म्यूटेशन से रिलेटेड कई कन्वेंशंस लिखवाई थी मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, वहीं आप ये लिख लेना। एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 24 दिसंबर 2014 को आर्म्स ट्रेड ट्रीटी फोर्स में आई थी और 2013 में इसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद अगली जो हमारी कन्वेंशन है इसको देखते हैं हम कब आई थी ये। वैसे यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ये 2014 की है हमारी, और बी है हमारी, ए है 1993 की, तो डी के बाद ए आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है आंसर इसका। लेकिन हम आगे देखते हैं हमारी सी कब आई थी। इंटरनेशनल कन्वेंशन for the protection of all the persons तो ये हमारी जो कन्वेंशन है भाई ये आई है 2006 में, अडॉप्ट की गई है, अडॉप्टेड इन 2006 एंड केम इनटू फोर्स इन 2010। और यहाँ अडॉप्शन वाली जो डेट है वो पूछी गई है सबकी।
तो केमिकल जो वेपन कन्वेंशन 1993 में अडॉप्ट हुई थी। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी कब अडॉप्ट हुई है? 2013 में। उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस 2006 में अडॉप्ट हुई है। जनेवा कन्वेंशन 1949 में। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 2017 में अडॉप्ट हुई थी और ये फोर्स में आई थी 22 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में आप इंक्लूड कर लेना। ठीक है, आई होप आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3232 और क्वेश्चन है दैट इन विच ईयर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स ऑफ थर्ड अमेंडमेंट केम अप। तो थर्ड अमेंडमेंट के रूल आए थे 2023 में। सेकेंड अमेंडमेंट के रूल आपको पता हो तो ये आए थे हमारे 2022 में। सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स ये कब आए थे? ये आए थे हमारे 2022 में। और फर्स्ट अमेंडमेंट अगर आपको याद हो तो ये आई थी 2009 में। ठीक है, और थर्ड कब आई है अमेंडमेंट? ये 2023 में। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसकी आईडी है 3208। क्वेश्चन है हमारा that the content of an electronic record may be proved under which of the following sections of Indian Evidence Act। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड जो सेक्शन है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव करने की बात है ये पूछ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन से सेक्शन में बात हुई है। तो इसका सेक्शन 65B है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है क्योंकि 65A में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट से रिलेटेड है। तो 65B है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। अगर आप देखोगे 2020 का जो एक क्वेश्चन पेपर था वहां पे भी आई थिंक 2020-21 वाले में भी आया हुआ है। ठीक है, तो वहां ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पिछले जितने भी PYQs अगर आप लगाओगे जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है या उनको रिपीट में आप देखोगे, अभी भी हमारा जो एग्जाम होने वाला है वहां पे भी रिपीटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से लगाओ। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है और अगर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। ठीक है, तो जैसे PIL के काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके आपको रीजन पता होने चाहिए। जैसे कई बार ये बोल देंगे, मान लो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया कि आर्म्स जो ट्रेड ट्रीटी है, मान लो यही स्टेटमेंट दे दे कि आर्म ट्रेड ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी 2014 में। अब ये स्टेटमेंट तो गलत है ना। अब इसका अगर हमें रीजन पता होगा कि ये तो अडॉप्ट 2013 में हुई थी तो हमारा अगली बार अगर ये रिपीटेड आता है तो हमारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ठीक हो सकता है यहाँ से। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, इससे लगभग आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3222। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम। हमने किया है, ये हमारा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का क्वेश्चन है। जब हमने आपको याद हो तो मेथड ऑफ कंपैरेटिव स्टडी हमने किए थे, वहां मैंने फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम से रिलेटेड कई चीजें आपको समझाई भी थी। अलग से भी टॉपिक है मेरे ख्याल से इंक्लूड किया हुआ है मैंने फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम का कि कौन कौन सी वहाँ पे कोर्ट है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये इसकी पहली स्टेटमेंट दी है दैट ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट सेपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्डिनरी कोर्ट। ये स्टेटमेंट तो ठीक है हमारी, क्योंकि वहाँ फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम है वहाँ दो तरह की कोर्ट को फॉलो किया जाता है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की होती है और एक ऑर्डिनरी कोर्ट्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। और जो काउंसिल डे एस्टेट है ये हमारी सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस को वहाँ फॉलो किया गया है, ये भी बात ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट यूज ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में स्टेयर डिसाइसिस की जो डॉक्ट्रिन है यानी लेट द डिसीजंस स्टैंड बाय वाली जो डॉक्ट्रिन है वो वहां पे यूज नहीं होती है। तो ये हमारा फोर्थ है जो पॉइंट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट नहीं है फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम में।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो हमारा अगला क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3235। क्वेश्चन है हमारा दैट अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एनेक्टमेंट। कुछ एक्ट के नाम दिए गए हैं, ये पूछा है कि कौन कौन सा एक्ट कब आया था और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो जिस जिस भी एक्ट के नाम आ रहे हैं ना, एक पेज पे लिख लो और फिर उनको अलग से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लेना, और वहीं से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस है, वरना लॉ में इतने एक्ट है कहाँ से आपको याद होगा। ठीक है, देखते हैं हमें कौन कौन सा एक्ट का याद है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, ये भाई एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन इतना पता है 2010 से पहले पहले का ये एक्ट है। ये देखते हैं राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये तो 2016 का है। अभी कुछ दिन नवंबर में ही मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी था ऑफलाइन ये। सी है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये 2005 का है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये कौन सा एक्ट है भाई, लेट मी चेक, एक बार देख लेते हैं। हमारा सी सबसे पहले होना चाहिए, है ना, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो कट ही गई। सी के बाद आएगा हमारा डी, दोनों ऑप्शन में डी कॉमन है, तो डी हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट कब का हो गया भाई, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये दिखा रहा है 2006 का एक्ट है। ये कब का एक्ट है, ये 2006 का। ठीक है, तो उसके बाद डी हमारा हो गया, उसके बाद आएगा हमारा बी, लास्ट में आना चाहिए क्योंकि ये 2010 से पहले का एक्ट है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ ए लास्ट में दे रखा है, लेकिन ये 2010 से पहले का एक्ट है। देखें कब का एक्ट है ये, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, ये 2006 का एक्ट, 7 का एक्ट है भाई। कब का एक्ट है ये, 2007 का एक्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, वैसे भी पहले ही हो गया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे तरीका मैंने बताया था वैसे लिखी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3216, जिसकी आईडी है, सॉरी 3216 इसकी आईडी है। क्वेश्चन पूछा है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है emphasizes the need to secure to all its citizens जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये जो हमारा हेल्ड हुआ था ये के.एस. पुत्ता स्वामी के केस में हुआ था। मैंने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो केसेस करवाए थे वहां पर बताया था क्या हेल्ड हुआ था इसके अंदर। के.एस. पुत्ता स्वामी वाला केस कौन से रिलेटेड है, हमारा प्राइवेसी से रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी का, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो के.एस. पुत्ता स्वामी, ये रहा सेकंड आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे नोट से, और ये चीजें मैंने जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस है जब लिखवाए थे तो ये चीज हमने डिस्कस की थी वहां पे। तो मुझे उम्मीद है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं जहां हमने हर फंडामेंटल राइट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है वो आपने जरूर देखे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जिसकी आईडी है 3262। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। अब इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स की कंपोजिशन मैंने आपको करवाई थी, याद है, जिसमें मैंने आपको करवाया था कि जो मैग्ना कार्टा उसकी कंपोजिशन के अंदर आता है, उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आता है, उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आता है, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ये आता है, और ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑफ इसके आते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये इसकी कंपोजिशन है। अब इसके अंदर जो जो नहीं आता है वो इस क्वेश्चन में आएगा। देखो मैग्ना कार्टा इज द करेक्ट आंसर, यूडीएचआर इसके अंदर नहीं आता,
अच्छा, नोट अ पार्ट, मैग्ना कार्टा नहीं, सॉरी, यूडीएचआर था हमारा इसका पार्ट। यूडीएचआर 1948, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, उसी से वही तो इसका पहला पार्ट है। तो मैग्ना कार्टा इज द नोट अ करेक्ट आंसर। ये हमारा यूडीएचआर इसके अंदर इंक्लूड होता है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो 1966 में हुई थी, ये भी इसके अंदर आती है। कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1989 में हुई थी, बट ये इसके अंदर नहीं आती है। तो ए और डी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो ए और डी, ए और बी है, पहला ऑप्शन कट गया। ए और सी हमारा पहला ऑप्शन कट गया। बी और सी हमारा पहला ऑप्शन कट गया, थर्ड ऑप्शन कट गया। ए और डी हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद है। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स पर हमारा पूरा एक लेक्चर हुआ है ह्यूमन राइट्स के लेक्चर्स के अंदर, तो आप जाकर प्लीज उसके लेक्चर जरूर देखना। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसकी आईडी है 3223। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू अडॉप्ट। मैंने आपको सेक्शन 7 करवाया था हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, सेक्शन 7, जहां हमने डिस्कस किया था हिंदू मेल की जो कैपेसिटी है कि कब वो अडॉप्ट कर सकता है, वो कंडीशंस हमने वहां देखी थी। ठीक है, तो कंसेंट ऑफ वाइफ होनी चाहिए अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये भी बात सही है। दूसरा, मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसकी एज में मेजर होना चाहिए। तीसरा, साउंडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए। मस्ट बी नेसेसरली मैरिड, ये कोई कंडीशन नहीं थी। तो फोर्थ हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी ये सारी तो वहां दी गई थी, तो फोर्थ क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी कल के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर को जितना ज्यादा हो सकता है आगे शेयर करें, लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम, जहां हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।